हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सियासत का मीट मसाला, ये एक अलग ही सियासत पर मीट मसाले को खौलाया जा रहा है, क्योंकि अपने अपने तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की कोशिश, उसमें कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश हर फैसले में दिखाई देती है, हर बयान में दिखाई देती है। जिन बड़े सवालों पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे बहस। सबसे पहला, क्या लोगों के नॉनवेज खाने का फैसला अब सरकार करेगी? सरकार तय करेगी कि आपकी थाली में क्या क्या हो। क्या एक खास मजहब के तुष्टीकरण के लिए मुंबई में मीट पर पाबंदी लगाई गई है? गुजरात में कुरान के हवाले से बीफ पर मनाही का सरकारी विज्ञापन क्या कहता है, आखिर क्यों? अगला सवाल, बीजेपी शासित राज्यों में बीफ बैन पर बवाल आखिर क्यों मनाया जा रहा है, जबकि कई सारे ऐसे राज्य हैं, कांग्रेस शासित अन्य राज्य, जहां पर बीफ बैन है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा बवाल किया जाता है। अगला सवाल, कानून व्यवस्था के लिए कुछ दिनों के मीट बैन पर एतराज सही है क्या? ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें, क्योंकि हमारे साथ शायना एनसी होंगी बीजेपी की तरफ से, तो हमारे साथ अंबीबेन याग्निक है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ एआईएमआईएम के मुखिया होंगे, हमारे साथ राकेश सिन्हा जी होंगे, और भी कई मेहमान हैं। लेकिन उससे पहले जरा आपको सुना देते हैं कि सियासत पर सवाल जवाब का सिलसिला कैसे इस पर खोल रहा। 18 दिनों के बंद का ठहराव रखा था, लेकिन चूंकि मुसलमानों की बकरी ईद भी जब दिगंबर के पर्यूषण पर्व है तब आ रही है, तो उनकी भी भावनाओं की कदर करके हमने वो 8 दिन बंद का ठहराव पास किया। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा, इस पर करा देते हैं। शायना एनसी जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही हैं, अंबीबेन याग्निक कांग्रेस पार्टी की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ एआईएमआईएम के मुखिया जुड़ रहे हैं, राकेश सिन्हा जी जो कि संघ विचारक हैं वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ संदीप देशपांडे जी जो कि नेता हैं एमएनएस के वो जुड़ रहे हैं, शिवसेना से सांसद अरविंद सावंत हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और शाहिद सिद्दीकी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल किया है ताकि हर पक्ष की तरफ से बातें सामने आए और कम से कम एक खुली बहस हो, उसकी गुंजाइश तो होनी चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन इस पर बीजेपी का भी रिएक्शन आ रहा है, जरा वो पहले सुन लेते हैं। शायना एनसी की ही बात है, क्या कह रही हैं सुनिए। चलिए, शायना एनसी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। शायना एनसी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ये क्या किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तो आपने जो 2 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक वक्त पर कहा गया था जैन पर्व की वजह से, उसको आपने बढ़ाकर 8 कर दिया। मतलब आप सब कुछ तय करेंगे, प्लेट में खाना क्या हो ये भी आप तय करेंगे, कौन किस नेता के खिलाफ कितना बोले ये भी आप ही तय करेंगे। तो सब कुछ, मतलब अब इस लोकतंत्र में जनता का कोई मतलब नहीं है। अंजना जी, पहले बात तो आप ये समझ लीजिए कि हम बार बार बोलते हैं वी आर अ कंट्री विद डाइवर्सिटी और सेक्युलर हैं। जब मीरा भाईंदर की आप बात करें तो 8.5 लाख पॉपुलेशन में 1.5 लाख जैन समुदाय है। ये पहली बार नहीं है जहां जैनों ने ये विनती की है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है जहां वो कहते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का ये हक बनता है कि जनता के हित में जो वो निर्णय लेना चाहे या नहीं। ये बैन का शब्द प्लीज कृपया न इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये एक बैन नहीं है। धार्मिक आधार पे किसी की भावना हो और वो भी पर्यूषण के वक्त, तो मैं मानती हूँ कि स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये मांग की। इसको क्या बोले फिर? शायना एनसी जी, इसको क्या नाम दे? शायना जी, इसको क्या नाम दे? भावनात्मक बैन क्या बोले? बैन ना बोले, क्या बोले? आप ही एक शब्द बता दीजिए। अंजना जी, अंजना जी, जो एक रिलीजियस सेंटिमेंट है क्रिश्चियंस के लिए द फीस्ट ऑफ वेलेंका, तो वो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसके ऊपर भी गर्व कर रही है। दूसरी तरफ बकरी ईद हो मुसलमानों के लिए, तो उसके प्रति भी हमारे सेम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देख रहे हैं कि वो जिस ढंग से मदद कर सके। जो एक विनती आए एक समुदाय से, तो आप इसमें आप एक आपत्तिजनक बैन या डिक्टेटोरियल, तो इसको क्या कहे मैम, ये बता दीजिए ना, इसको क्या कहे? शायना जी, इसको क्या नाम दे? बात नहीं है जब इसको क्या बताएं, इसको क्या बोले? 1994 में लगातार ये ऐसे रिलीजियस फेस्टिवल्स में जो 2 दिन कोई मांस खाए या ना खाए, इसके ऊपर मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन नहीं है। ये धर्म और भावना के आधार पे जो एक विनती उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के आधार पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को किया, तो उस रूप से आपको देखना है कि बहुमत क्या चाहती है। ठीक है,
ठीक है, बहुमत ये चाहती है और इसीलिए अरविंद सावंत साहब मेरा आपसे सवाल कि बीजेपी ने बहुमत की नब्ज को पकड़ लिया है, आप इस बार छूट जा रहे हैं, आप कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। शायना एनसी जी कह रही हैं कि ये भावनाओं को ख्याल रखते हुए बहुमत की नब्ज को हमने पहचाना है। सावंत साहब, मुझे लगता है वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने एक बार कहा था कि हम जब कोर्ट में जाते हैं, अगर मुसलमान हो तो कुरान पे हाथ रखकर शपथ लेता है, क्रिश्चियन गया तो बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेता है, अगर हिंदू हो तो गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता है। तो बाला साहब ने कहा अगर निधर्मी राष्ट्र कहते हो, सर्वधर्म का समभाव कहते हो, तो ये सारे धर्म ग्रंथ बाजू में हटाइए और इस देश के संविधान कोर्ट में रखाइए और उसके ऊपर हाथ लेकर शपथ लीजिए। इसका मतलब संविधान क्या कहता है। अब संविधान धर्माचरण को अपना व्यक्ति स्वातंत्र देता है। इस स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, हर एक इंसान को अपना अपना धर्म का आचरण करना है। हम अपने आचरण को दूसरे पर सख्ती नहीं कर सकते। हम इस मार्ग पे जा रहे तू उसी मार्ग पर आ, ये तो नहीं कह सकते हम लोग, और वो गलत होगा। क्योंकि जब मैं हिंदू करके घर में पैदा हूं तो हिंदू हूं, अगर मैं मुसलमान घर में पैदा होता तो मुसलमान होता। जी ठीक है। सारे प्राणियों को आप देख लीजिए, गाय भैंस घास खाती है, शेर नहीं घास खाता, तो आप शेर को कहोगे क्या कि घास खा लो? ठीक है। ओवैसी साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बाघ है, वो घास नहीं खाएगा। तो हरेक को अपना अपना धर्माचरण करने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ठीक है। ओवैसी साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। शायना एनसी जी का कहना है कि ये हमने जैनियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए फैसला लिया है। उधर गुजरात में जो पोस्टर लगा है उस पर भी बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि क्या जानबूझकर ऐसे मुद्दों को, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 दिन के बैन के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था, तो ऐसे में क्या बवाल मचाना सही है? किन्हीं वजहों से हमारे इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। जी बोले। कैसे इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। और मुंबई हमारे इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है और ये जो डिसीजन लिया गया वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्या हम हमारे इन्वेस्टर्स को क्या पैगाम दे रहे हैं, हम क्या चाहते हैं? और दूसरी बात यह है कि अगर कहीं पर महाराष्ट्र में अगर फर्ज करिए कि हमारी पार्टी अगर कॉरपोरेशन पर कब्जा कर लेती है और वो ये फैसला करेगी कि नहीं बकरीद है इसलिए कोई तरकारी नहीं बिकेगी, सिर्फ सब गोश्त खाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 9 दिन, तो आप भी 3 दिन कर लीजिए। तीसरी बात यह है कि गुजरात में आप कुरान का जिक्र कर रहे, मैं चैलेंज कर रहा हूं गुजरात की गवर्नमेंट को, बीजेपी को, कि बताइए कुरान में कहां पर लिखा गया है कि गाय का गोश्त या कैटिल का गोश्त खाने से सेहत पर असर पड़ता है। चौथी बात यह है कि गुजरात में इसलिए किया जा रहा है कि यह बताया जाए कि देखो ये वो मुसलमान हैं जो कुरान में लिखने के बावजूद भी महज हिंदू भाइयों को तकलीफ पहुंचाने के लिए ये लोग गाय की कुर्बानी देते हैं। पांचवी बात यह है कि कुरान में सूरे बकरा है, चैप्टर बकरा है, जिसमें अल्लाह हजरत मूसा माने प्रॉफिट मोसेस को बनी इजराइल कह रहा है कि आप गाय की कुर्बानी दो। आखिर गवर्नेंस कहां चला गया बीजेपी का? क्या ये लोग इसलिए इलेक्ट हुए थे कि इस तरह के भेदभाव और पोलराइजेशन किया जाए? कहां गया आपका गवर्नेंस? आप पहले बीफ बैन करके पूरा सत्यानाश कर दिए। महाराष्ट्र में ड्राउट की वजह से किसान खुदकुशी पे खुदकुशी कर रहा है। आखिर ये गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के लिए? शायना एनसी जी, वो पोस्टर जो गुजरात में लगा है जरा उस पर जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं कि हम हर एक व्यक्ति का धर्म का पालन करना चाहते हैं और हर एक के तरफ रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं, तो क्यों नहीं हम हर समुदाय के बारे में सोचें? ऐसा नहीं है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुसलमान या ईसाई की बात नहीं कर रहे हैं या उनके फेस्टिवल्स के बारे में भी या कोई नज़रअंदाज कर रहा है। ये गुजरात में हो या फिर राजस्थान में हो या महाराष्ट्र में हो, जो एक समुदाय के लोग आए अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव्स को और एक मांग करें कि एक रिलीजियस फेस्टिवल है 2 दिन के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिए हमारे ऊपर, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी बात है कि हम इस ढंग से प्रश्न चिन्ह करें कि गुड गवर्नेंस कहाँ गया, गुड गवर्नेंस वहां गया जहां लोगों के शहनाज जी, आप लोग क्यों थोपेंगे? ये सवाल मैं राकेश सिन्हा जी के पास एक बार लेकर जाना चाहती हूँ। राकेश सिन्हा जी, आप क्यों थोपेंगे? अगर एक पर्व के लिए 2 दिन का सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया था, 2 दिन के बजाय आप उसको 4 दिन करते हैं, 8 दिन करते हैं, पूरी मुंबई में कर देते हैं, गुजरात में आप इस तरह का पोस्टर लगा देते हैं, आप क्यों थोपेंगे किसी एक धर्म की रवायतों को, भावनाओं के नाम पर? 8 दिन नहीं है मुंबई में। देखिए, एक बात जान लीजिए कि प्रशासनिक सरोकार और सांस्कृतिक सरोकार में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। जो कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, इन्वेस्टर्स कैसे आएगा, इन्वेस्टर्स यहाँ गौ मांस खाने के लिए नहीं आते हैं। यदि अतिथि देवो भव करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, अपने यहाँ रखते हैं, उनको मालूम है कि यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा में अगर नॉन वेजिटेरियनिज्म बैंड है कुछ दिनों के लिए तो वो स्वागत करेंगे। आपके मन में अपराध बोध है और इसको धर्म से मत जोड़िए। ओवैसी साहब हर बात को धर्म से जोड़ते हैं, चाहे मोमिन का फांसी की सजा हो, किसी आतंकवादी को फांसी की सजा हो, या किसी धर्म के प्रति सरोकार व्यक्त करना हो। धर्म से तो आपकी गुजरात सरकार ने जोड़ा है। एक सेकंड राकेश सिन्हा जी, जरा पोस्टर दिखाते हैं आपको फुल स्क्रीन में। एक सेकंड, उस पोस्टर में हरे रंग में चांद सितारा बनाने का क्या मतलब है सर? ये दुनिया भी जानती है और देखती है और समझती है। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर क्या कहता है? ये पोस्टर गुजरात सरकार की तरफ से लगाया गया है और जो वल्लभ भाई कठिरिया, जो कि इसके चेयरमैन है गोचर विकास बोर्ड के, 4 बार के सांसद हैं, ये पोस्टर लगाकर वो क्या साबित कर रहे हैं? खास समुदाय से नहीं जोड़ रहे हैं इसको? देखिए, ये तो संदेश दिया जा रहा है कि जो एक रिलीजियस प्रोपेगेंडा हो रहा है, उस प्रोपेगेंडा का प्रतिकार किया जा रहा है। मुसलमानों को क्या बताया जा रहा है? कुरान में लिखा ही नहीं है, वो कह रहे हैं, इस पे जवाब दीजिए। हनन हो रहा है, ये कुरान में लिखा ही नहीं है। अरे वो कौन होते हैं? अरे वो कौन होते हैं? वो कुरान कितना जानते हैं? उनको कुरान के बारे में क्या ज्ञान है? वो तो राजनीति करना है। जैसे जिन्ना को इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं था और इस्लाम का नेतृत्व कर रहा था, ओवैसी उसी परंपरा के व्यक्ति हैं। इनको आप यदि पूछना साहिब सिद्दीकी साहब से, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि कुरान की आयत बता दीजिए। चलिए, वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति जिंदगी से वापस हो जाऊंगा। मिस्टर राकेश कुमार, मैं पॉलिटिक्स से शब्द को हो जाऊंगा। आप कुरान की आयत बताइए, या नहीं तो आप जिंदगी भर कभी टीवी चैनल पर नहीं आएंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको कि कुरान में कहां पर है, बता दो आप। मैं अपनी पॉलिटिकल जिंदगी को छोड़ दूंगा। आप बताओ कुरान में कहां पर है, या नहीं तो आप जिंदगी भर कभी मुंह नहीं खोलेंगे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, कुरान में कहां बताओ? कुरान का संदेश की बात कीजिए, लिटरली बात कीजिए। आप बताइए कुरान में कहां पर लिखा है कि किसी संप्रदाय की रक्षा? बताइए कुरान में कहां पर है? आप तो कुरान का इंटरप्रिटेशन कहां पर लिखा है कुरान में? आप आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये आर्टिकल 19 के भी खिलाफ है। बन जाए। अरे आप बताइए ना, आप क्या चाहते हैं? कुरान में क्या दूध के धुले हुए हैं? देश संविधान के अनुसार चलेगा, देश संविधान के अनुसार चलेगा। देखिए, पटेलों का रिजर्वेशन का और जो चल रहा है उससे बचने के लिए, विविधता है, कम्युनल रंग देने के लिए इस तरह का काम किया गया है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आरएसएस को, बीजेपी को, कुरान में बता दीजिए, हिंदुस्तान की परंपरा संस्कृति पर नहीं थोप सकते हैं। आप एक्सपर्ट है ना, अरे नॉन वेजिटेरियन भी तो हो जाइए। अरे बताइए ना। ओवैसी साहब 7 दिन नहीं खाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? आपकी सेहत खराब हो जाएगी। 7 दिन आप अपना स्वास्थ्य लाभ कर लीजिए, वेजिटेरियन खाना खा लीजिए, सूप पी लीजिए। कुरान में कहाँ लिखा है? कुरान में कहाँ लिखा हुआ गौ मांस खाइए लिखा है? बता दीजिए। अच्छा, तो कुरान में कहाँ गौ मांस लिखा हुआ? बता दीजिए। कहाँ लिखा है? मैं आपको बता रहा हूँ। आप तो जिन्ना की परंपरा में हैं। आप खुश हो रहे हैं भीतर से जब मैं बोल रहा हूँ तो। आप चाहते हैं आपको जिन्ना कहा जाए? नहीं, वो सुना रहे, सुन लीजिए राकेश जी, सुन लीजिए। बकरा पढ़िए। आप क्यों जैन धर्म का अपमान करना चाहते हैं? वो सब होगा। मैं पूरा आपको विश्व जैन धर्म पर बहस करना चाहता है। पूरा विश्व उसके दर्शन को जानना चाहता है। राकेश जी, राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी आरएसएस के आइडियोलॉग हैं। राकेश जी, ओवैसी साहब बता रहे हैं कुरान का वो हिस्सा, सुन लिया जाए जरा। आर्टिकल 19 का वायलेशन है तो बता दें, बता दें, वो बता दें, आयत बता दें कुरान का कहां पर लिखा है? आपको बता दें। अच्छा सुनिए, आप पढ़े लिखे हैं ना। सूरे मैदा पढ़ लीजिए, सूरे अनाम पढ़िए, वर्स 144 145, सूरे बकरा पढ़िए, जहां पर अल्लाह बनी इस्राइल मूसा से कह रहा है कि गाय की कुर्बानी दो। हाँ, हमारे मुल्क में पाबंदी है, कानून है, मानता हूं उस बात को, मगर आप झूठ कह रहे हैं कुरान में लिखा है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, बताइए आप। कुरान अगर आप नहीं बता सकते तो जिंदगी भर टीवी चैनल कुरान में यदि गाय की कुर्बानी लिखी हुई है, यदि गाय की कुर्बानी लिखी हुई है तो ऐसे धर्म ग्रंथ को हम अस्वीकार करते हैं।
यदि किसी एक कुरान सेकंड, में एक गाय सेकंड, की एक कुर्बानी सेकंड, लिखी हुई है और अब उसके अनुसार आप पालन करते राकेश हैं, जी, उसको हम स्वीकार करते हैं। राकेश जी, आपके अस्वीकार स्वीकार करने से कुछ नहीं होगा, ये गलत स्वीकार है, नहीं कर सकते, ये गलत है, ये गलत नहीं, है। ठीक है, हम किसी के पाप किताब की, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है राकेश जी। एक सेकंड में शाहिद सिद्दीकी साहब आपके पास आना चाह रही हूँ। शाहिद सिद्दीकी साहब, ये जिसको कोट किया गया है, एक सेकंड सर, मैं जल्दी जल्दी सबके पास जाना चाहूँ। शाहिद सिद्दीकी साहब, ये जो कोट किया गया है उस पोस्टर में, वो मैं पढ़कर सुना रही हूँ। अकरामुल बकरा फैनाहा सैयदुल बहायमा, यानी गाय की इज्जत करो, गाय चौपाइयों की सरदार है। ये है क्या कुरान में? देखिए ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बहस हो रही है और ये समाज को और हमारे घर घर को बांटने का जो ये खेल है, ये मैं समझता हूं कि इसका बहुत नुकसान सारे देश को होगा। दूसरी बात यह है कि मैंने कुरान में, जैसा मैंने तमाम उलमा से पता किया, कुरान में इस तरह की कोई आयत नहीं है। हाँ, एक ज़ईफ यानी कम हदीस है कि प्रॉफिट ने यह कहा कि गाय का गोश्त ना खाया जाए, लेकिन जैसा हम सुनते आए देखते आए कि जो जानवर दूध देते हैं उनको ना काटा जाए, चाहे वो गाय है, चाहे वो भैंस है, चाहे वो बकरी है, ये एक आम तौर पर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में हमेशा मुसलमानों ने सम्मान किया है इस देश की जो अक्सरियत है, जो मेजॉरिटी है, उसकी भावनाओं का, चाहे वो बादशाह रहे हो, चाहे वो बाबर रहा हो, चाहे वो अकबर रहे हो, चाहे वो बहादुर शाह जफर रहे हो, लेकिन आम गांव के अंदर इस भावना का हम जो है सम्मान करते हैं, तो जानबूझ के खुद नहीं खाते। लेकिन जब थोपेंगे तो गड़बड़ होती है। थोपने, अगर मुसलमान ये कहेंगे साहब बकरीद है, इस दिन जो है पोर्क नहीं कटेगा, इस बैन लगा दीजिए, तो मैं समझता हूँ गलत होगा, नाजायज होगा। मुसलमान को कोई हक नहीं है, अगर कोई दूसरा पोर्क खाना चाहता है तो उसको रोकने का हक नहीं है। इसी सवाल से एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है सर, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, शायद जी आपको रोकने का हक नहीं है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है मजबूरन, आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। अंबीबेन याग्निक जी, माफी, मैं फौरन ब्रेक के बाद आपके पास भी आऊंगी और हमारे साथ एमएनएस के भी नेता, मैं फौरन सर आपके पास आऊंगी। जो सवाल अब मैं ब्रेक के बाद उठाने वाली हूँ वो यही है जिसकी शुरुआत पहले भी हुई थी। तो क्या, क्योंकि एक कांग्रेस के कॉर्पोरेटर ने ये आवाज बुलंद भी कर दी, उन्होंने कहा कि तो फिर ठीक है, रमजान के वक्त पे आप शराब की बिक्री को रोक दें। ऐसा ही क्या अगर सावन का महीना आता है तब भी मीट को कई जगहों पर रोक दिया जाए? कुल मिलाकर सरकार की तरफ से थोपने का कोई अंत नहीं है। अंबीबेन याग्निक जी, तमाम कांग्रेस शासित भी राज्य हैं जहां पर बीफ बैन है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में खूब बवाल होता है क्योंकि आपकी राजनीति को सूट करता है। याग्निक जी, हेलो, अंबीबेन याग्निक तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। संदीप जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि कुल मिलाकर पहले तो एमएनएस का स्टैंड जान लें इस पर क्या है, क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि ये सही नहीं है। अगर ये सही नहीं है तो फिर आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, ऐसा है कि ये पूरा जो आप सिनारियो देखेंगे तो इसके पीछे भारतीय जनता पक्ष की एक सोची समझी साजिश है। वो चाहते हैं कि माइनॉरिटी के जो वोट्स है उनका एक पोलराइजेशन हो। हाँ। उसके लिए ये खेला गया हुआ ये सब पूरा ये नाटक क्रिएट किया है। हाँ। आज वो चाहते हैं कि जैन समुदाय का जो वोट्स है वो बीजेपी की तरफ आए। उनको भी मालूम है कि ये 4 दिन का बैन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। उसके बावजूद ये परिपत्रक लाया जाता है ताकि एक समाज की एक अपीजमेंट वो करे। मुझे लगता है ये सब जो ड्रामा उन्होंने क्रिएट किया है, और इसके लिए ये सब इतने सालों तक आज मुंबई में जैन लोग रह रहे हैं, पोल्यूशन मना रहे हैं। ठीक है, क्या सांप्रदायिक खाई, ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है? क्या सांप्रदायिक खाई और भी गहरी हो इसलिए हवा दिया जा रहा है ऐसे बातों को? 2 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट का बैन था, उसको 4 दिन का, 8 दिन का करके कोशिश ये है कि वोट बैंक की राजनीति की जाए। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। दरअसल मीट बैन महाराष्ट्र में और इधर गुजरात में सरकार की तरफ से, गौरक्षा समिति की तरफ से एक पोस्टर जिसमें कुरान का हवाला देकर कहा गया है कि गाय का सम्मान होना चाहिए, उसके काटने के खिलाफ कुरान में लिखा हुआ है। तो शायद एनसी जी, ये तो तय हो गया, तमाम लोग बता रहे हैं कुरान में ये लिखा नहीं है। अब इस पोस्टर का क्या हुआ? क्या गुजरात सरकार को इस पर माफी नहीं मांगनी चाहिए? आप धर्म के नाम पर गलत बात कैसे लिख सकते हैं? अंजना जी, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बार बार ये बहस करना कि ये क्या एक हिंदू मुद्दा है या एक जैन का मुद्दा है या एक मुसलमान का है,
क्या हम एक सेक्युलर देश में ये नहीं सोच सकते हैं कि हर एक धर्म समुदाय का जो स्पेशल अवसर हो, पर्यूषण हो, बकरी ईद हो या क्रिसमस हो या द फीस्ट ऑफ वेलिंका, मुझे लगता है कि हर एक दृष्टि से हमें एक टॉलरेंट देश होने की आवश्यकता है। और जब हम वही दिशा में जा रहे हैं और कुछ नया नहीं कर रहे हैं, 1964 से ये प्रावधान है, 1994 ये वन साइडेड नहीं हो सकता, रिवीजन था, ये वन साइडेड नहीं हो सकता। फिर क्या आप रमजान में शराब की बिक्री पर रोक लगाएंगे? एक सेकंड, ये निर्णय ले रहे हैं, जो एक निर्णय जो पहली बार नहीं ले रही है सरकार और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में प्रावधान है, तो क्यों नहीं होना चाहिए उस हिसाब से जो उसके उनके कंस्टिट्यूएंसी में बहुमत है। तो वैसे साहब, और रही वोट बैंक की राजनीति, प्लीज जितना मैं कम बोलूं वो अच्छा रहेगा, क्योंकि पिछले 60 साल में सिर्फ वोट बैंक और अपीजमेंट की राजनीति की है, हमने कहीं वो अपीजमेंट की राजनीति नहीं की है। हर एक वर्ग के बारे में कुरान में नहीं लिखा है, ये फैक्ट हमने आपके सामने रख दिया। अब या तो आप बता दीजिए कि आप लोग कुछ भी कहीं से भी कुछ भी लिख सकते हैं, इस पर पहुंचिए, क्योंकि आपने भावनाओं की बात, आदर्शों की बहुत बात कर दी। आप ये बताइए कि क्या सरकार की तरफ से एक ऐसा पोस्टर लगाया जा सकता है जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो? वैसे साहब आ रही, जो ये पोस्टर सरकार की तरफ लगाया गया या नहीं, इसके ऊपर आप जो आरोप कर रहे हैं, तो एक प्रत्यारोप भी हो सकता है कि शायद ये हमने नहीं की है। अरे वहाँ गुजरात की सरकार की स्पष्ट भूमिका, गोचर विकास बोर्ड आपकी सरकार का है, इसके अध्यक्ष है वल्लभ भाई कटीरिया, 4 बार राजकोट से वो सांसद रह चुके हैं। एज अ कंट्री जो 2 दिन कोई कुछ खाए या ना खाए, क्या उसमें इतना बड़ा बवाल उठाने की आवश्यकता है? ओवैसी साहब, ओवैसी साहब, नहीं, अगर जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मोहतरमा कह रही हैं, वो कह रहे हैं कि टॉलरेंस होना चाहिए। चलिए मैं आपसे एक बात की गुजारिश करता हूं, बकरीद आ रही है, आप महाराष्ट्र में बीफ बैन लगाए, कंटिन्यू करिए उसको। क्या आप 3 दिन के लिए मुझे बुल को काटने की इजाजत देंगे? गाय को नहीं, बुल को, सिर्फ बुल को 3 दिन के लिए दीजिए मुझे इजाजत। और दूसरी बात ये क्या है, लॉजिक है ओवैसी जी? अगर ये बात आपको सच रुकाता है, नहीं है कि आप जो खाना चाहते हैं आपके मजहब के अनुसार। अरे आप मैडम, आप जरा सुन तो लीजिए ना। मैं तो सब्र के साथ, ना आप सुनने तैयार है, ना आरएसएस के लोग सुनने तैयार हैं। देखिए ये डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी यहां पर। मैं आप ही के अल्फाज में कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि अगर वो लोग चाहते हैं तो चलिए आप इसको कर दीजिए ना, बकरीद के 3 दिन आप मुझे इजाजत दीजिए, गाय को नहीं बुल को काटने की इजाजत दीजिए। तीसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए बैन कब लग सकता है? 19G फंडामेंटल राइट है, पब्लिक सेफ्टी है, नेशनल सिक्योरिटी है या लॉ एंड ऑर्डर है, ये तीनों चीजें नहीं है। तीसरी बात यह है कि गुजरात में पटेलों का जो एजिटेशन चल रहा है, उससे बचने के लिए, कम्युनल एंगल देने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है। हमारे जैन भाई प्याज नहीं खाते, हमारे जैन भाई मच्छी नहीं खाते, हमारे जैन भाई अंडा और लहसुन नहीं खाते, तो फिर इस पर बैन क्यों नहीं लग रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या मुंबई को इस तरह प्रमोट करेंगे शाइना जी? आप फाइनेंशियल कैपिटल में आप रहती हैं, क्या इस तरह से आप मैसेज दे रहे हैं पूरे इंडिया में? आप बताइए कि देखिए कुरान में कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है। मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं, आपकी बात हम समझ गए, आप उत्तर तो सुन लीजिए। ठहरिए, आप उत्तर तो सुन अरे लीजिए। आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप जो है ना हेट्रेड के ऐनक पहने। सुनिए आप अरे कुरान में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। हैदराबाद में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, चैलेंज कर रहा हूं, बताइए ओवैसी साहब। पंथ निरपेक्षता और अरे भैया मैं शराब पर्यायवादी हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? दूध के धुले हुए हैं आप? नहीं, बहुत अच्छे आदमी हैं आप, बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं तो कह दिया क्या आप पर्यायवादी बन गए हैं? अरे बात तो सुन लीजिए, दूसरों की बात सुनिए, दूसरों की बात तो सुन लीजिए। अरे आप सुन तो लीजिए। अच्छा, अरे इस्लाम को इतना अवमूल्यन मत कीजिए, इस्लाम का अवमूल्यन कर रहे हैं आप। मुसलमानों को जोड़ रहे हैं गौ मांस खाने से। अरे गौ मांस नहीं खाना इस देश की परंपरा रही है, उसका आदर करना मुसलमान भाइयों का काम है। मुसलमान बाहर से नहीं आए हैं, इसी देश की परंपरा में उपजे हुए, जन्म लिए हुए, पले हुए, बड़े हुए देशभक्त हैं। उन देशभक्तों पर क्यों अपनी राजनीति के लिए आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? जैनियों के सम्मान के लिए यदि 8 दिन का प्रतिबंध लग गया, इसमें मुस्लिम कहां से आता है? इससे मुसलमान का सवाल कहां से आता है? किसी का सम्मान करना किसी का अपमान करना नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय में 2008 का निर्णय पढ़ लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि इस देश में विविधता है और विविधता का आदर करना चाहिए। इसी देश में जजमेंट दिया था वो। अरे इसी देश में अरे सुन तो लीजिए,
सुन तो इसी देश में मालवाड़ में एक मस्जिद है जो दुनिया का दूसरा सबसे पुराना मस्जिद है, उसकी बात आप क्यों नहीं करते हैं? आप तो तोड़ फोड़ की बात करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। आपके चश्मे में सिर्फ संप्रदाय है। आप हैदराबाद में वही काम कर रहे हैं जो आप किशनगंज बिहार में जाकर करना चाहते हैं, टेलीविजन के द्वारा आप करना चाहते हैं। कृपया हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मत देखिए। यदि वो आयत कुरान में नहीं है तो उसको सुधार करना चाहिए। यदि आयत कुरान में नहीं है, गुजरात सरकार को मानना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। मैं जानता हूं मेरे हिंदू दोस्त भी गोश्त खाते हैं, मैं जानता हूं आप नहीं खाते, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आपको फोर्स भी नहीं कर रहा हूं खाने के लिए। मगर ऐसे कई हिंदू हैं, कई दलित हैं, कई आदिवासी हैं जो गोश्त खाते हैं। इस देश में बहुत से लोग हैं। ये देश हिंदुवादी नहीं बन सकता, ये देश आरएसएस की आइडियोलॉजी पर नहीं चलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये आपका खाब ही खाब रहेगा। हिंदुस्तान की आवाम गवर्नेंस के लिए, नौकरियों के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए और किसानों की खुदकशी को रोकने के लिए, बॉर्डरों की हिफाजत करने के लिए मोदी को वोटिए और आपकी तमाम चीजों पर नाकाम साबित हो रहे हैं। 18वीं शताब्दी में हर जगह पर नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसमें हम पहचान गए हैं कि हम अपनी रक्षा कैसे करें। हम पहचान गए हैं कि इस देश की विरासत की रक्षा कैसे गवर्नेंस ये है आपका। अरे आप तो वो हैं जो सरदार पटेल को नहीं मानते हैं, आप ये गवर्नेंस से नहीं मानते हैं। राकेश जी भटकाइए मत। आप एक बात कह दीजिए, बहस से भटकना नहीं चाहिए। एक बात रंजना जी से एक बात पूछ लीजिए, सरदार पटेल को अच्छे गृह मंत्री मानते हैं या नहीं मान? अरे राकेश जी, आप बोलते हैं आज तक के चैनल पर क्या सरदार पटेल एक अच्छे गृह मंत्री थे? अरे फिर पटेल क्यों खड़े हैं? सही किया। अरे जरा तो सोचो कि पटेल क्यों खड़े हैं? अगर वही सरदार पटेल की संतान आपके खिलाफ खड़ी भी है गुजरात में, कहां गया गुजरात का मॉडल ऑफ गवर्नेंस? कहां गया गुजरात का इकोनॉमिक ग्रोथ? आज वही पटेल आपको कह रहे कि तुम झूठे हो। बताओ इतने पटेल कैसे नहीं मानते हैं? राकेश जी अगर इतना सम्मान है सरदार पटेल का आपके पास तो जाकर उन पटेलों को समझाओ ना। राकेश जी, इसको मुद्दे से हम भटक जाएंगे। देखिए समझना ये है जो मौलिक सवाल है, देश की पंथनिरपेक्षता की परंपरा, वो सियासत चमकाने में ना उलझे। एक सेकंड, वो सियासत अपनी चमकाने में ना उलझे, क्योंकि सवाल ये है कि क्या सरकार थोप सकती है। अम्बी बहन जी आपके पास में पहले भी आई थी लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई थी, अब शायद आपको मेरी आवाज पहुंच रही है। सवाल यह है कि सरकार का थोपना, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि तमाम ऐसे कांग्रेस शासित राज्य हैं जहां पर बीफ बैन है, लेकिन बीजेपी अगर कर दे तो बवाल हो जाता है। देखिए, इसमें 3 मुद्दे आते हैं बाहर। एक तो पहला कि ये रूलिंग पार्टी या बीजेपी समझती है कि संविधान का कोई रिस्पेक्ट नहीं करे तो चलेगा, आर्टिकल 19 का नहीं करेगा ओबीडियंस तो चलेगा। तो ये मैसेज हर बार, चाहे वो हमारे वहां पाटीदार का आंदोलन था तो इंटरनेट सर्विसेज पूरी बंद थी, तो कोई किसी से मदद कुछ मांग नहीं सकता था। तो ये आर्टिकल 19 का तो उन्होंने बिल्कुल भी जैसे डिसओबीडियंस कर दिया है। तो पहला मुद्दा तो ये गवर्नमेंट ने बता दिया है कि भाई वी डोंट केयर टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड कि इनका तो एजेंडा बताते हैं, अभी ये 15 महीने में यही बताया उन्होंने कि हम तोड़ने की और बांटने की राजनीति करते हैं। कहीं पोस्टर लगा देते, कहीं ये भाषा लिख देते जिसको किसी को ये गुजराती में लिखने की क्या जरूरत थी पोस्टर में अगर कुरान में है तो, और ये ट्रांसलेट करके किसी एक समुदाय को बताने की क्या जरूरत थी? अगर बताना तो पूरे देश को बताओ, पूरे दुनिया को बताओ, ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज में लिखो। पर ये तो तोड़ने की और बांटने की राजनीति करते हैं। और तीसरा ये है कि इनका ये प्लान है कि रोज ऐसा कुछ करो तो हमारे जो झूठे वादे किए थे देश को वो उससे हम डाइवर्ट हो जाए। ना तो विकास करेंगे, ना तो इन्वेस्टमेंट्स आएगा, ना तो काला धन वापस आएगा, ना तो हम कोई प्रोग्रेस करेंगे, पर हम सिर्फ पाबंदियां डालेंगे, सिर्फ बेड़ियां डालेंगे। स्वतंत्र भारत में हम यही करेंगे। तो ये स्वतंत्रता छीनने की बात है, फ्रीडम जो राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से वो लेने की बात है। एक छोटा हस्तक्षेप है अंजना जी, एक छोटी सी एक क्विक, जल्दी से मुझे मेहमानों के पास जाना है, जल्दी से। देखिए पूरी दुनिया के एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट इंडिया आए थे, उन्होंने एनिमल राइट्स की बात की थी, तब राहुल गांधी ने बड़ी भाषण दिया था, कहा एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट अच्छा कर रहे हैं। तो मैं मानूं कि एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट इस्लाम के खिलाफ जा रहे थे। राकेश जी आप बहुत मुद्दे से भटकते हैं। राकेश जी आप मुद्दे पे रहिए। नहीं, आप मुद्दे पे रहिए। तो हम मान लें कि राहुल गांधी ने गलती की थी, राहुल गांधी ने इस्लाम के खिलाफ स्टैंड लिया था। पूरी दुनिया में यह अभियान चल रहा है। देखिए कैलिफोर्निया में हॉर्स मीट को बैन कर दिया गया है क्योंकि हॉर्स को फ्रेंडली एनिमल समझा जाता है। गलत आप कैलिफोर्निया की बात, जॉर्जिया में डॉग मीट बैन कर दिया गया है।
तो क्या बात करना चाहते हैं? जहाँ पे कोई फ्रेंडली एनिमल है जिसकी आप पूजा करते हैं या फ्रेंडली देखते हैं, उसको पकड़ाने लगता है। राकेश जी, ये नियम हर जानवर पर लागू होना चाहिए। एक सेकंड सर, भटक जाएंगे प्लीज। मैं एक बार अरविंद सावंत साहब आपके पास एक सेकंड। कैलिफोर्निया में हॉर्स पे लगा और यूलिप फेस्टिवल के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज उठी, चाइना के यूलिप फेस्टिवल के खिलाफ, तो हम मान लें कि ये गलत आवाज थी। सिद्दीकी साहब बीच में कुछ बोलना चाह रहे हैं। सिद्दीकी साहब आप बोलने, फिर मैं जाऊंगी सावंत साहब आपके पास और संदीप जी आपके पास। सिद्दीकी साहब देखिए, मेरे भाई राकेश जी से मैं कहना चाहूंगा कि इस देश के मुसलमान गौ हत्या पर पाबंदी का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। आज तक किसी ने विरोध नहीं किया। जो अगर कोई विरोध करता भी है तो मुसलमान ही उसका मुंह बंद करते हैं, उसे रोकते हैं, क्योंकि हमें अपने देश के हिंदू भाइयों के जज्बात का पूरी तरह से एहतराम है। हम उसको लेकर चलते हैं। मेरी अपनी माँ जो है वेजिटेरियन थी, मेरा एक बेटा जो है बगैर मीट के खाना नहीं खाता, दूसरा जो है प्योर वेजिटेरियन है, वो चुने को तैयार नहीं है। ये उनकी मर्जी है, हम उस पर थोपते नहीं। हाँ, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों को समझाकर उनका दिल जीतकर हम उस काम को करें। अगर हम पाबंदी के साथ करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा। जो आप करना चाह रहे हैं राकेश जी, उसका उल्टा असर होगा। बजाय इसके कि लोग जो है वो गौ हत्या का विरोध करें और निकल कर आए, खुद मुसलमान उसका विरोध करें, होगा ये कि ये राजनीति का मुद्दा बन जाएगा। और इस देश में अगर बीफ के ऊपर और पोर्क के ऊपर राजनीति होगी तो मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता। आज 21वीं शताब्दी में जब हम देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं और हम कहां ले जा रहे हैं, इसलिए इस चीज को हमें बंद करना चाहिए, रोकना चाहिए। हाँ। एक बार सावंत साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सावंत साहब, टीएमसी में आप दोनों हैं, साथ में है सत्ता में, उन्होंने वोट किया, 29 वोट उनके थे, आप लोग 2 वोट से हार गए इस डिसीजन में जो ये बैन लगना था मीट का। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप वाकई ये मानते हैं कि इस देश में आजादी होनी चाहिए, किसी चीज पर बैन खास तौर पर समुदाय से जुड़ी हुई बातों पर नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या खुलकर इस पर बोलना नहीं चाहिए? आपको कोई पहल नहीं करनी चाहिए? हम तो खुलकर बोल रहे नहीं, पर कोई पहल होगी ना सर। शुरू में भी हम खुलकर बोले, चल तो इनकी मनमानी रही है। आपका जो मत उन्होंने प्रकट किया उसका मैं बहुत सही दिल से स्वागत करता हूँ। यही तो भूमिका हमने बोली। सिद्दीकी साहब, वही तो आप बोल रहे हैं। मेरे पास अभी भी एक वीडियो है जिसमें मुसलमान जो आपके गुरु है, कोई धर्मगुरु होते या इमाम होते, उनका भाषण मेरे पास है और उन्होंने उसमें गाय का गोमांस नहीं खाना चाहिए जैसे आपने अभी कहा। उनका ये मेरे पास सीडी अभी मेरे पास ये सीडी अभी है मेरे पास, मैं बता सकता हूँ। ये तो ये स्वागत है। वो ये जो बात उन्होंने की है, मुसलमान कह रहा है कि गोमांस न खाना। नहीं, लेकिन अभी हम बात हो रही कि मीट बंदी और गोमांस, इसमें थोड़ा फर्क करो। जजमेंटल क्यों हो रहे हैं? अच्छा, मुसलमान वही होगा जो कहेगा। हम भी वही कहते हैं। सावंत साहब, यही तो दिक्कत है ना, हम पेट्रोनाइजिंग भाषा यूज करते हैं। सावंत साहब नहीं, सावंत साहब हम पेट्रोनाइजिंग भाषा यूज करते हैं कि ये मुस्लिम अगर कह देगा कि गौमांस नहीं खाना चाहिए तो ये अच्छा मुसलमान है, ये बुरा मुसलमान है। लोगों के खाने की अपनी आदतें होती हैं, उनको तो आजादी होनी चाहिए। 1994 उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई आपत्ति नहीं है। बहुत सारे हिंदू मैं जानता हूँ जो बीफ खाते हैं, जैसे कि हमने कुछ उससे अच्छे बुरे का कोई संबंध नहीं है। जी आप भी विषय को भटकाना नहीं। मैंने सिद्दीकी साहब ने जो मत प्रदर्शित किया उसका सही दिल से स्वागत किया। मैंने कहा यही सही बात है जो सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। किसी के ऊपर थोपना गलत है, किसी के ऊपर थोपना गलत है। सिद्दीकी साहब भी वही कह रहे थे कि आप मेरा बेटा नहीं खाता, हम नहीं थोपते। क्या ये पहल होनी चाहिए जिसकी बात कर रहे हैं? हम सभी धर्म का, एक मिनट, हम सभी धर्म का आचरण का स्वागत करते, आदर करते, लेकिन एक धर्म दूसरे धर्म पर जुल्म नहीं करे, जबरदस्ती न करे। मैं नहीं खाता तू भी नहीं खाएगा, ये नहीं चलेगा। जिसको खाना है खाने दो, उसकी जीवन पद्धति तय हुई है, उस जीवन पद्धति से जीना उसका अधिकार संवैधानिक है। उस अधिकार को छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं, यही हमारा कहना है। ओवैसी साहब, देखिए, ये बीजेपी पद का 15 महीने का अगर आप रूल देखेंगे तो हर चीज पर ये लोग बैन लगा रहे हैं। हर चीज पर, क्या खाना, क्या पहनना, यही डिक्टेटोरियलशिप के एटीट्यूड है इन लोगों का। हर जगह पर देखिए, गवर्नेंस कहां गया? गवर्नेंस तो गया, सूखने चला गया गवर्नेंस। इकोनॉमी गई भाड़ में, सेंसेक्स में पिट रहे हैं, कुछ नहीं है। इसी तरह इमोशनल रेटोरिक को जिंदा रखना ताकि पोलराइजेशन होता रहे। और बात अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर आप इतना बीफ एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है बीजेपी के रूल में, पूरा मुल्क से बाहर क्यों हो रहा है? क्या हमारे शिवसेना के जो एमपी वहां पर हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी हैं, बताइए, धारावी में इतना बड़ा स्लम है पूरा इंडिया का, एशिया का, वहां पर पूरा दलित मुसलमान मारा गया।
कोल्हापुर की कोल्हापुरी चप्पल खत्म होकर रह जाएगी अब। अरे महाराष्ट्र में किसान खुदकुशी कर रहा है, उसकी फिक्र नहीं है, उसको राहत पहुंचाने की फिक्र नहीं है। 1500 से ज्यादा किसान मर गए महाराष्ट्र में, बारिश नहीं हो रही है, उसका प्रोग्राम क्या है वो नहीं बताते, मगर बैन लगाएंगे, 8 दिन का लगाएंगे। अरे अगर कहां रुकने वाली चीज है ये? यकीनन सुनो, यकीनन काऊ पर बैन है, मैं मानता हूं उस बात को, मगर मैं आपसे कह रहा हूं अगर जैन बरादरी के अगर आपको इतना उनका लिहाज है तो मुसलमानों के लिए चलिए आप 3 दिन के लिए हमको गाय नहीं बुलक काटने की इजाजत दीजिए, क्योंकि एक गरीब मुसलमान में इतनी पैसों के ताकत नहीं है कि जाके बकरा खरीदे, वो हमको भी काटना है, ऊंट काटने की इजाजत दीजिए हमको। राजस्थान में ऊंट काटने पर बैन लगा दिए किसी और मसले के ऊपर। हर चीज में कम्युनलाइजेशन हो रहा है। मैं आज भी कह रहा हूं कुरान में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं? हिंसा को रोकना सांप्रदायिकता है, कौन सा पद ले रहे हैं ओवैसी साहब? आप अरे तुम खामोश बैठो यार 1 मिनट के लिए। को रोकने का काम, अरे खामोश बैठो ना, जाओ और पटेलों को समझाओ तुम। अरे आरएसएस तो छोड़ो ना, आरएसएस कहाँ है हिंदुस्तान की लड़ाई में? आरएसएस कहाँ थी? 57 की जंग आजादी में तो हम थे, आप कहाँ थे? प्रतिबंधित करना चाहिए एनिमल। अरे छोड़िए एनिमल राइट, आप ह्यूमन राइट्स की बात करिए। आप आर्टिकल 19G का वायलेशन हो रहा है। हम तो कहते हैं कि हिंदू धर्मों में भी जो बलि दी जाती है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हम तो उन धर्मों में जो बलि दी जाती है, हम किसी भी जानवर की बलि नहीं दी जानी चाहिए। जाके समझाइए ना, नॉर्थ ईस्ट में जाकर बोलिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, केरला में करिए, केरला में कितने हिंदू लोग खाते हैं देश को देखना चाहिए। आप हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदुस्तान सेकुलर था, इंशाल्लाह सेकुलर रहेगा। आप पुकारते रहिए, मैं एक बात मैं पुकारते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा है आप एक्सपोज हो रहे हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब ने जो एक बात कही, मैं सहमत हूं, वोट दिया मोदी को, आज एक्सपोज कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा है। और सामाजिक अभियान के द्वारा इस तरह के प्रतिबंध का सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए। लेकिन यदि सांकेतिक रूप से 8 दिनों का प्रतिबंध लगा तो अनुदारता नहीं है, उदारता है किसी धर्म का, किसी दर्शन का। क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए? एक दर्शन है जिस दर्शन का पूरी दुनिया में बहस होती है। शाहना जी क्या कह रही हैं आप? ये लागू कब हुआ? 1994 में कांग्रेस के शासन में, और हम अब चर्चा कर रहे हैं कि क्यों 2 दिन या 2 दिन के 4 दिन क्यों हो रहा है। कोई सवाल नहीं उठ रहा है कि जनता और हर एक व्यक्ति की जो राय मत होती है, जो हम नजरअंदाज नहीं करते हैं एक कौम का, तो दूसरे कौम का क्यों करते हैं? और जो रिलीजियस टॉलरेंस हमारे देश में हर एक नेता से लेके महात्मा सभी ने सिखाया है, जहां विश्व भर हम वेजिटेरियनिज्म की बात करते हैं, वहां 2 दिन वेजिटेरियन रहना क्या इतनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा बवाल हमने रचाया है? जो आपको वापस ही जाना है, 94 से पढ़ लीजिए। ये बवाल है शाहना एनसी जी, में ये है। शाहना एनसी जी, ये बवाल है, आप नहीं थोप सकते मुझ पे या किसी पे। लेना देना नहीं है। फिर आप लोग कितने हिंदू नॉन वेजिटेरियन है और कितने मुसलमान वेजिटेरियन है, इसका धर्म से लेना देना नहीं है। बिल्कुल, इसको धार्मिक मत मुद्दा ये बनाइए। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का नहीं है शायद जी, मुद्दा ये है तो नहीं कहते हैं वेजिटेरियन भी मछली खाता है। तो आज आप वो ये कहें कि सारे वेजिटेरियन को मछली खानी पड़ेगी, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की नहीं है। मुद्दा ये है कि एक भावना है, और वो भावना के साथ साथ जो लोग एक 2 दिन के लिए अपने सीक्रेट फेस्टिवल में ये उम्मीद करते हैं, तो कहाँ गई हमारी टॉलरेंस? हम क्या चीज पे बात कर रहे हैं? कौन शाहना जी प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में भावना नहीं आती, संविधान से नहीं होता, कानून से नहीं होता, जबरदस्ती नहीं होता, ये दिलों से होता है। दिलों को जोड़िए। एक ओवैसी साहब की एक बहुत खासियत है कि संविधान का चयनित रूप से उपयोग करते हैं। सिलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को चाहिए। संविधान में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लिखा हुआ है, संविधान में काउ प्रोटेक्शन की बात लिखी हुई है। आप कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? तो फिर मेरी भावना कहाँ गई? मेरी भावना कहाँ गई? मेरी भावना कहाँ गई? को पढ़ लीजिए। मेरी भावना कहाँ गई? नीति निर्देशक कुरान में 4 शादियों का हुक्म है, इजाजत देंगे? अरे कुरान में 4 शादियों का हुक्म है, कहा गया एक काफी है। आप इजाजत देंगे मुझे? आप संविधान की बात करते हैं, इन दोनों बातों को मानते क्यों नहीं है? सिविल कोड की बात कर रहे हैं, देखिए कुरान को इस्तेमाल भी करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी करते हैं। राकेश कुमार जी आप कंफ्यूज है बहुत, आप कंफ्यूज है, आप जो है ना कंफ्यूज है, मुस्लिम डिस्कोर्स में मत तब्दील कीजिए। हम कंफ्यूज हो सकते हैं। कुरान में क्या है? कुरान में तो मुझे इजाजत है, कुरान में तो मुझे इजाजत है, बताइए हर बात में कुरान को मत लाइए ना। तो शाहना एनसी जी चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। संविधान ही कुरान है। शाहना जी आखिरी सवाल, ये
आप बीजेपी से जुड़ी हुई जरूर है, लेकिन आप खुद भी फैशन डिजाइनर, आप समझती हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, जिंदगी की एक जो जीने की आजादी होती है कितनी महत्वपूर्ण है। इसको प्लीज इतना छोटा मत बनाइए कि 2 दिन मीट नहीं खाओगे तो मर जाओगे क्या, 3 दिन नहीं रहोगे तो मर जाओगे क्या। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा लोकतंत्र के सबसे बड़े उसूल का है, और वो ये है कि मुझे ये आजादी है कि मैं क्या पहनूं, मैं क्या खाऊं, मैं कहां पर जाऊं, जब तक मैं किसी और को परेशान नहीं करती हूं। थोप नहीं सकती सरकार मुझ पर, गलत जानकारी सरकार नहीं दे सकती। देखिए अंजना जी, कुरान में ये नहीं लिखा है। अंजना जी, आपने सही सवाल पूछा, क्योंकि मेरी माँ मुसलमान है, मेरे पिताजी एक हिंदू है और मेरे पति एक जैन है, और सर्वधर्म को मानने वाले ऐसे परिवार में से हम आते हैं। तो आज मुझे आश्चर्य होता है कि जब हम एक मुद्दे को लेके इतना सारा एक चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी नियम से अगर कोई और किसी और धर्म का ये कहे कि हमें परसों अब मेरे सावन की शुरुआत हो रही है, ये बंद करा दीजिए, कोई और कहे रमजान की शुरुआत हो रही है, ये बंद करा दीजिए, तो कहीं ना कहीं सरकार अगर उसमें घुसती है तो ये थोपना ही कहलाएगा। समझना होगा कि संविधान धर्म से लेकर भावनाओं से लेकर सबसे ऊपर है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। क्या लोगों के नॉनवेज खाने का फैसला अब सरकार करेगी? ये सवाल हमने हल्ला बोल पर पूछा था। 55% हल्ला बोल देखने वाले दर्शक मानते हैं हाँ, नहीं कहने वाले 45%। देखते रहिए आज।